जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के टाइमलाइन के बारे में। हिस्ट्री के टाइमलाइन में हम देखेंगे जितने भी इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये तीनों जो काल बांटा गया है भारत के इतिहास को, ये तीनों इतिहास के हम देखेंगे टाइमलाइन। सबसे पहले एक बार हम ओवरव्यू देख लेंगे, उसके बाद हम इतिहास को थोड़ा थोड़ा हम समझ पाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों भाग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके और तीनों को हम डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो एक बार दिमाग में हमको बैठ गया ओवरव्यू कि कौन सी घटना कब घटी थी, तो हमको इतिहास में समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री का परिभाषा। हिस्ट्री के परिभाषा में हम देखेंगे कि हिस्ट्री किसे कहा जाता है। हिस्ट्री को समझने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर, कौन सा स्रोत होना चाहिए, प्रमाणिक स्रोत। प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर अतीत के, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। अतीत, अतीत का मतलब क्या होता है, जो समय बीत गया उसे हम क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं। जो समय बीत गया उसे हम क्या बोलते हैं, अतीत। तो प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। तो क्रमबद्ध ज्ञान जो होना चाहिए किसका होना चाहिए, प्रमाणिक स्रोतों का। प्रमाणिक स्रोत में क्या क्या आएगा, तो प्रमाणिक स्रोत में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद देखेंगे हम साहित्यिक स्रोत, उसके बाद देखेंगे सिक्का। ये तीनों चीज़ जो है वो प्रमाणिक स्रोत के अंतर्गत आता है। कौन कौन, पुरातात्विक और साहित्यिक और सिक्का। इस तीनों स्रोतों में से कोई भी स्रोत अगर हमको मिला है किसी भी समय का, तो उससे हम क्या पढ़ते हैं, उस समय की काल को हम निर्धारित करते हैं और उसको हम क्रमबद्ध ज्ञान से अगर हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास के अंतर्गत हम रखते हैं उसे। तो अब हम देखते हैं लिपि के आधार पर। लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। लिपि क्या है, लिपि उसे कहते हैं जो हमको पढ़ने और समझने में मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। तो लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल में जब हम लोग देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, वैसा काल जिसमें ये तीनों चीज़, ये तीनों जो मिला है हमको, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक और सिक्का, इस तीनों में से कोई भी हमको नहीं मिला, एक भी स्रोत इसमें से हम लोग को देखने को नहीं मिला है। किस काल में, प्रागैतिहासिक काल में। हम दूसरा जब हम डिस्कस करते हैं आदिऐतिहासिक, आदिऐतिहासिक काल में ये तीनों चीज़ हमें मिला है। आदिऐतिहासिक काल में तीनों चीज़ हमको मिला है, लेकिन तीनों में से हम लोग किसी को हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। तो ये दोनों काल में क्या हुआ कि हम लोग, एक में तो मिला ही नहीं, दूसरा में मिला तो हम लोग पढ़ नहीं पाए, तीसरा में क्या हुआ, ऐतिहासिक काल में तीनों चीज़ मिला और तीनों चीज़ को हम लोग पढ़ पाए और आसानी से समझ भी पाए। तो हमको पढ़ना क्या है, जो समझ पाए हैं उसी को हमको पढ़ना है। तो ऐतिहासिक काल को पढ़ना है। ऐतिहासिक काल में भारत की ऐतिहासिक काल को हमको पढ़ना है। किसकी ऐतिहासिक काल, भारत को। तो भारत के ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, प्रागैतिहासिक काल से लेकर 700 ईस्वी तक के काल को हम लोग कौन सा भाग कहेंगे, प्राचीन भाग। भारत का जो इतिहास का प्राचीन भाग है, प्राचीन भारत का इतिहास, वो प्रागैतिहासिक काल से लेकर 700 ईस्वी तक के काल को हम लोग बोलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो है 700 ईस्वी से लेकर 1857, जो हमको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति जो देखने को मिली, वहाँ तक के काल को हम क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारत बोलते हैं। 700 ईस्वी से लेकर 1857 तक के काल को हम कौन सा भारत बोलेंगे, मध्यकालीन भारत की संज्ञा देंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक भारत कहाँ से बोलते हैं। तो 1857 से लेकर अब तक, 1857 से लेकर अब तक जो समय चल रहा है वो कौन से भारत में आता है, आधुनिक भारत में। देखिए 19-20 में, 2019-20 की बात हम करते हैं, 21 में भी क्या चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है। तो कोरोना हम लोग क्या अभी प्रेजेंट में मौजूद है, तो हम लोग उसको करेंट में कवर करते हैं। किसमें, करेंट में। लेकिन जब आज से 10-20 वर्षों के बाद, आज से 10-20 वर्षों के बाद जब भारत का कोई स्टूडेंट जब पढ़ेगा, तो ये किसको, कोरोना को जो पढ़ेगा वो आधुनिक भारत में पढ़ेगा, वो करंट में नहीं पढ़ेगा। उस समय वो किस में पढ़ेगा, वो आधुनिक भारत के इतिहास में वो पढ़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं, यहाँ तक हम लोग देख लिए कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तीनों भाग का हम टाइम पीरियड देख लिए। अब हम एक एक करके हम देखेंगे जो टाइम पीरियड है भारतीय हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बीसी क्या होता है, बीसी बोलते हैं बिफोर कॉमन ईरा। बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा किसे बोलते हैं कि जो ईसा मसीह का जन्म था उससे पूर्व की जो घटना है उसे हम बोलते हैं बिफोर कॉमन ईरा। इसको पहले बीसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्या कहा जाता था, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी बीसीई, अभी बोलते हैं बिफोर कॉमन ईरा।
तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 2500 से लेकर 1500 BC तक था। कितना? 2500 से लेकर 1500 BC तक के जो टाइम पीरियड था वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड था। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल्स हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पनपी और किस प्रकार उसका जो उद्भव हुआ और कैसी सभ्यता थी, उसमें कौन कौन सी व्यवस्था थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विघटन था उसका जो क्या कारण था, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। जब हम डिटेल्स उसको हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमको पुरातत्व स्रोत मिला था वो किस क्रम में मिला था, कैसे मिला था और कब मिला था। क्या हुआ कि लाहौर से लेकर मुल्तान तक रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ पुरातात्विक स्रोत हमको देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, सिंधु नदी के किनारे कि बहुत सारे इलाका में क्या किया गया, खुदाई किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे स्थल हमको सिंधु सभ्यता का देखने को मिला। 1921-22 में हड़प्पा और उसके बाद मोहनजोदड़ो का खुदाई होता है। उसके बाद धीरे धीरे एक एक साइट हमको देखने को मिला है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हम लोग सिर्फ आज क्या देखते हैं, टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब टाइमलाइन खत्म हो जाएगा, पूरे हिस्ट्री का टाइमलाइन जब हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक एक करके, एक एक टॉपिक पे हम लोग डिटेल से हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वैदिक काल। देखिए, सिंधु सभ्यता जब विनाश हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि मध्य एशिया से कौन लोग आते हैं? आर्य लोग। मध्य एशिया से जो आर्य लोग आते हैं तो वो पंजाब के इलाका में वो बसते हैं और वहाँ से शुरू होता है क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाएगा, एक पूर्व वैदिक, एक उत्तर वैदिक। दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे हम लोग। वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस वेद की रचना हुई, कौन कौन उस समय भगवान हुए, किस नदी की चर्चा है, किस नदी का पुराना नाम क्या है, ये सभी चीज़ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। कब? जब वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉइंट देख रहे हैं कि टाइम पीरियड इसका क्या है। वैदिक सभ्यता जब दिमाग में आएगा तो क्या टाइम पीरियड आना चाहिए? 1500 से लेकर 1000 BC के बीच का जो इरा होगा, काल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? वैदिक काल। ये सिर्फ हम अभी टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं। तो आप भी सिर्फ क्या याद रखिए, अभी सिर्फ वैदिक काल ये याद रखिए कि वैदिक काल की सभ्यता जो विकसित हुई थी वो कब हुई थी? 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गौतम बुद्ध। हुआ क्या था कि जब वैदिक सभ्यता समाप्त हुआ उसके बाद भारत में महाजनपद काल स्टार्ट होता है। कौन सा काल? महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या होता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव होता है जनपद काल में ही। जनपद काल में जो होता है मगध साम्राज्य जो था, मगध महाजनपद जो था, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। कौन? मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद में ही गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने अपने अपने धर्मों का जो विकास किया है, प्रचार प्रसार किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 BC में, 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? अभी नेपाल में। तो नेपाल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु जो होती है 483 BC में कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे पड़ता है? कुशीनगर जो है कुशीनगर जो पड़ता है वो अभी यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे महावीर जैन के बारे में। महावीर जैन 540 BC से लेकर 468 BC तक। तो महावीर जैन का जो जन्म हुआ था वो 540 BC में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु 468 BC में। 468 BC में कहाँ पे? वैशाली पावापुरी। पावापुरी जो अभी नालंदा में पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पावापुरी नामक जगह पे इनकी मृत्यु हो गई थी महावीर जैन की। और जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। जब हम लोग जैन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे कितने तीर्थकर हुए, कौन कौन तीर्थकर थे, उनका चिन्ह क्या था, पद चिन्ह जो बोलते हैं वो चिन्ह क्या था, क्या क्या किए, कौन सा धर्म चलाया, धर्म के प्रचार प्रसार में वो लोग जो धर्म में शामिल होने वाले लोग थे उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया था, उस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेम ही गौतम बुद्ध में थे। दोनों जो थे वो एक राजघराने परिवार से बिलोंग करते थे। क्या क्या परिस्थिति बनी कि दोनों को घर छोड़कर और बाहर जाके तपस्या करना पड़ा, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और लोगों को शिक्षा देते फिर रहे थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हर्यक वंश। देखिए, हर्यक वंश जो है भारतीय इतिहास का पहला राजवंश है, जो प्रमाणिक राजवंश है पहला, वो कौन है? हर्यक वंश। हर्यक वंश से पहले एक राजवंश हुआ था जिसका नाम है बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का संस्थापक जो थे बृहद्रथ खुद ही थे। इनका बेटा होता है जरासंध। कौन होता है? जरासंध। जरासंध
और भीम का जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही फेमस युद्ध है, सभी लोगों को पता होगा। तो ये युद्ध, ये जो राजवंश था, इनका कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलता है, इसलिए भारतीय इतिहासकारों ने इनको भारतीय इतिहास का पहला राजवंश घोषित नहीं किया। भारतीय इतिहास का पहला राजवंश किसे घोषित किया गया है? हर्यक वंश को। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो थे बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। इस वंश को एक और नाम से हम लोग पुकारते हैं, क्या? पितृहंता वंश। क्या बोलते हैं इसको? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो शासक होता था वो अपने पिता को मारकर और राजा बन जाता था। जैसे हम बात करेंगे बिंबिसार, बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारकर और क्या बन गया था? शासक बन गया था। तो हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है 544 से लेकर 412 ईस्वी तक, सॉरी BC तक। कहाँ तक? ये BC चल रहा है। अभी कहाँ तक चलेगा? BC ही चलेगा। जब तक हम यहाँ पे नहीं आ जाएंगे 250 ईस्वी तक, तब तक ये क्या चलेगा? BC में ही चलेंगे। हम लोग अभी बिफोर कॉमन ईरा में ही चल रहे हैं, मतलब प्राचीन भारत में ही हम लोग चल रहे हैं। 700 तक पहुँचेंगे तब हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? प्राचीन भारत तक ही पहुँचेंगे, 700। क्योंकि हम यहाँ पे बता दिए हैं पहले ही कि 700 ईस्वी तक के काल को हम लोग कौन सा काल बोलते हैं? प्राचीन भारत का काल बोलते हैं। अब देखते हैं 544 से लेकर 412 BC के बीच क्या हुआ था? हर्यक वंश का शासन हुआ था। उसके बाद हर्यक वंश का जो शासन हुआ उसके अंत के होने के बाद क्या होता है? शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया था। किस राजा के द्वारा किया गया था? शिशुनाग के द्वारा किया गया था। तो 412 से लेकर 344 BC के बीच क्या हुआ था? शिशुनाग वंश का शासन चला था। उसके बाद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को हराकर नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्मनंद, कौन थे? महापद्मनंद ने किसकी स्थापना की? नंद वंश। अब देखिए, नंद वंश जो है भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है, मतलब भारत का इतिहास यहाँ से मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक शूद्र शासक बनेगा जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। हुआ क्या था कि नंद वंश का जब शासक चल रहा था, उसका जो अंतिम शासक था नंद वंश का, क्या था? घनानंद। घनानंद का जब शासन चल रहा था उसी समय क्या हुआ कि अलेक्जेंडर सिकंदर विश्व विजेता बनने का जो सपना देखा था उसको साकार करने के लिए वो यूरोप से भारत की तरफ बढ़ते हुए जो रास्ता में जो देश पड़ा, जैसे सऊदी अरब का जितना भी कंट्री है वहाँ, उस सभी को जीतते हुए वो भारत की तरफ बढ़ रहा था। ये भनक लगी किसको? चाणक्य को। चाणक्य उस समय कहाँ थे? तक्षशिला में ही बच्चों को पढ़ाते थे, वहीं पर रहते थे। उनको पता चला कि जो अलेक्जेंडर सिकंदर है वो भारत की तरफ अपनी सेना लेकर बढ़ रहा है, तो वो वहाँ से आ गए। कहाँ से? तक्षशिला से वो आ गए कहाँ पे? पाटलिपुत्रा। किसको समझाने के लिए? घनानंद को। घनानंद क्या था? को मौज मस्ती में लीन रहता था। तो चाणक्य ने कहा कि महाराज, आप जो भोग विलासिता के जीवन में व्यतीत हैं उससे आप बाहर निकलिए और देखिए कि आपके साम्राज्य पे क्या हुआ? खतरा मंडरा रहा। जो अलेक्जेंडर सिकंदर है वो विश्व विजेता बनने के लिए वो भारत की तरफ बढ़ रहा है। आप अपनी सेना को संगठित करिए, इतनी विशाल जो सेना है आपके सामने वो सिकंदर परास्त हो जाएगा, और आप अपनी सेना को तैयार करके और उससे युद्ध करिए कि भारत पे वो आक्रमण ना कर सके। इनकी बातों को ठुकरा देता है घनानंद, इनकी बातों को ठुकरा देता है। उसके बाद इनको बेइज्जत करके उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। कहाँ से? पाटलिपुत्रा से उनको भगा दिया जाता है, राजमहल से उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद चाणक्य क्या करते हैं? एक बालक को लेकर वो तक्षशिला चले जाते हैं। तक्षशिला में वहाँ पे शिक्षा दीक्षा देकर बड़ा होने के बाद उनको एक शक्तिशाली राजा के रूप में प्रभावित होने वाले जो शासक होते हैं उनको वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, और उनका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक के रूप में उभर कर सामने आया, जो क्या किया? सबसे पहले किसको हराया? नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उसको हरा के और मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 BC से लेकर 185 BC तक मौर्य साम्राज्य का जो शासन चला है उसमें महत्वपूर्ण 3 शासक हुए। महत्वपूर्ण कितने शासक हुए? 3। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुए बिंदुसार का जो बेटा हुआ वो अशोक। सम्राट अशोक के हम बारे में बात करेंगे तो सम्राट अशोक के लाइफ में, जिंदगी में, जो जीवन में 2 फेज आता है। एक कलिंग युद्ध से पहले का फेज और दूसरा कलिंग युद्ध के बाद का फेज। क्या होता है कि पहले फेज में साम्राज्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। कौन? अशोक पहले क्या करते थे? अपने जो पड़ोसी राज हुआ करते थे उस सभी को जीत लेते थे। उस समय क्या हुआ था कि उसी क्रम में इन्होंने किस पे आक्रमण कर दिया? कलिंग पे। कलिंग में क्या हुआ? इतनी लोगों की मार हुई, वहाँ पे मारकाट चला, इतनी खून बही कि अशोक का हृदय पिघल गया और उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग कर धर्म और धम्म की नीति को अपना लिए। उसके बाद जो सेकेंड फेज आता है
अशोक के लाइफ में, वही अशोक महान अशोक कहलाते हैं। और अशोक ने अपने साम्राज्य के बारे में क्या क्या अच्छाई काम किए हैं, उनके बारे में जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल्स हम देखेंगे कि अशोक ने क्या क्या काम किया अपना जनता के लिए, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या कौन सा अभिलेख चलवाए हैं वो सभी हम बात करेंगे। तब देखिए, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में 3 शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो महावीर जैन के द्वारा जो चलाया गया था जैन धर्म, उनके प्रवर्तक थे, उनको मानते थे। वो जैन धर्म के जो शिक्षा देने वाले थे भद्रबाहु से शिक्षा लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और अकाल जब पड़ा था पाटलिपुत्रा में, जब अकाल पड़ा था भीषण अकाल, उसके बाद ये चले गए थे कहाँ? सरवन बेलगोला, जो दक्षिण भारत में पड़ता है, कर्नाटक के इलाका में, वहाँ पे वो चले जाते हैं। वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये हम देख लिए मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भारत पर शकों का आक्रमण। भारत पर शकों का जो आक्रमण होता है वो 90 BCE में होता है। कब होता है? 90 BCE में। 90 BCE में भारत पर शकों का आक्रमण होता है। शक लोग कहाँ से आए थे? जिस प्रकार कि वैदिक काल में आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, उसी प्रकार शक लोग भी मध्य एशिया से भारत आए थे। शक लोग 5 टुकड़ा में भारत में आए थे और 5 जगह पे बस गए थे। जब हम शक के बारे में पढ़ेंगे तो ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे शक आके बसे, कौन कौन से युद्ध हुआ, इस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे कि टाइमलाइन क्या है, शक जो भारत पर आक्रमण किए थे कब किए थे, वो हम देख लिए कि 90 BC के आसपास क्या हुआ कि शकों का भारत में आक्रमण होता है। उसके बाद हम देखेंगे विक्रम संवत। क्या देखेंगे? विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? विक्रमादित्य। देखिए, ये मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, उज्जैन का वहीं पे शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य फोर। क्या था? विक्रमादित्य फोर। इन्होंने जब युद्ध जीता तो क्या हुआ? 58 BC में विक्रम संवत शुरू किया था। कौन सा संवत? विक्रम संवत को शुरू किया था। तो विक्रम संवत शुरू किया गया, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विक्रम संवत जो है, भारत का जो संविधान बन रहा था, मूल संविधान में विक्रम संवत को ही भारत का कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। लेकिन 1957 ईस्वी में शक संवत को अपना लिया गया। कौन सा संवत को? शक संवत का जो चलाया गया था वो 78 AD में चलाया गया था। ये ईस्वी में चलाया गया था और ये BC में, मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है 1 ईस्वी से स्टार्ट होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से 58 वर्ष पहले ये स्टार्ट हुआ और 78 वर्ष बाद ये स्टार्ट होता है। अब ये हम देख लिए विक्रम संवत। उसके बाद हम लोग देखते हैं सातवाहन का शासन जो है 50 BCE से लेकर 250 AD तक, 50 BC से लेकर 250 AD तक सातवाहन का शासन चला। कहाँ पे? दक्कन का पठारी इलाका जो है वो महाराष्ट्र के इलाका में। देखिए, दक्कन जो है एक अशांत क्षेत्र था, इसमें कोई भी राजवंश लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया था। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा अशांत क्षेत्र था कि थोड़े थोड़े समय के लिए क्या होता है कि राजा लोग वहाँ पे शासन करते थे। उसके बाद पराजित होने के बाद क्या होता था कि दूसरे राजवंश की स्थापना हो जाती थी। लेकिन सातवंश जो है थोड़ा सा लंबा समय तक शासन किया, और ऐसा देखा जाता है कि सातवाहन के जितने भी राजा हुए, उनके नाम के पहले उनकी माता का नाम जुड़ा होता था। इससे हमको थोड़ा सा पता चलता है कि वो सातवाहन जो साम्राज्य था वो थोड़ा सा क्या था? मातृसत्तात्मक था। लेकिन राजा जो बनते थे वहाँ पे क्या बनते थे? पुरुष ही बनते थे राजा। अब हम बात करते हैं संगम काल की बात करते हैं तो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक संगम काल जो था सुदूर दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य 3 साम्राज्य ने मिलकर यहाँ पे शासन किया था। कहाँ पे? संगम काल में। जब संगम काल हम लोग पढ़ेंगे, सुदूर दक्षिण का इलाका जो था केरल और तमिलनाडु का इलाका जो था, उस इलाका में ये शासन किया करते थे। संगम काल में 3 राजवंश हुए, चोल, चेर और पांड्य। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं गुप्त काल को जो टाइम पीरियड है 319 से लेकर 550 AD के बीच का जो काल है वो किसका है? गुप्त काल। देखिए, गुप्त काल स्टार्ट हुआ था इससे पहले 240 ईस्वी में ही ये स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए थे। कौन थे? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक पूछा जाता है, वो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक जो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? चंद्रगुप्त प्रथम को। जो गुप्त काल है भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जो था गुप्त साम्राज्य बहुत ही उत्कर्ष पे पहुंच गया था। देखिए, बाकी के जो राजवंश हुआ उसमें
गौतम बुद्ध के द्वारा जो चलाया गया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों जो था कि उसमें क्या जो चर्चित जो धर्म था यही दोनों था। लेकिन जब गुप्त साम्राज्य आता है उस समय क्या होता है कि हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव बहुत तेज़ी से होता है। हिंदू धर्म अपने चरमों उत्कर्ष पे होता है। भारत के सभी इलाके में क्या होता है कि मंदिरों का निर्माण बहुत तेज़ी से होता है उस समय, और उस समय पंडित लोगों को अधिक मात्रा में दान दिया जाता है। धार्मिक व्यवस्था जो है उस समय चरमों उत्कर्ष पे पहुंच जाता है। भारत से जो अपार धन आता था व्यापार के माध्यम से, तो इससे क्या हो गया, भारत तो उस समय भी धनी हो गया। और देखिए कि सभी चीज़ को देखते हुए उस समय क्या था कि जितने भी साहित्यकार हुए उस समय बहुत सारे बुक की रचना की गई। जैसे हम बोलते हैं आर्यभट्ट के बारे में, बराहमिहिर थे उस समय। जो बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ये सभी किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जब भारत में प्रेजेंट थे। तो इसी सब को देखते हुए इतनी उत्थान जो थी गुप्त काल में, सभी को मर्ज जब एक बार हम करेंगे तो सभी को हम क्या बोलेंगे, उस समय का गुप्त काल को क्या बोलते हैं, भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का स्वर्णिम काल। मतलब जो चीज़ चाहिए था भारत को सभी कुछ उसमें प्रेजेंट था। किस काल में, गुप्त काल में। इसलिए हम गुप्त काल को क्या बोलते हैं, भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो 606 से स्टार्ट होकर 647 ईस्वी तक के काल को हम क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन का। जब हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन का कौन सा वंश था, वर्धन वंश के शासक हुए हर्षवर्धन 3 भाई बहन थे। इनकी बहन की नाम थी राजश्री। हर्षवर्धन खुद शासन नहीं किया, राजश्री को गद्दी पर बैठाए, सिंहासन पर बैठाए। ये जो थे अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपनी बहन को गद्दी पर बैठाए और उसका संरक्षक बन के ये जिंदगी भर उसका संरक्षक बने रहे और अपने साम्राज्य का विस्तार किए और कन्नौज पे शासन किए। कन्नौज जो है यूपी में पड़ता है, नखलऊ के एरिया का जो इलाका है वहाँ पे ये पड़ता है कन्नौज। तो हम देखेंगे किस प्रकार से राजश्री के जो पति होते हैं उसको कैसे मारा जाता है। उसके बाद इनका जो भाई होता है राजवर्धन फिर कैसे मारा जाता है, और उसके बाद हर्षवर्धन फिर शशांक को मार देते हैं। तो ये सब चलता है। जब हम वर्धन वंश पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन किसको मारता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट लोग को, ठीक है। तो जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में तो सबको हम बताएंगे कि किसको कौन मारता है। बहुत मारधाड़ चलता है इसके शासनकाल में बहुत मारधाड़ चलता है। तो इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, कब 606 से लेकर 647 ईस्वी तक के काल को हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कहा जाता है, जो वर्धन वंश का शासन चला। अब हम बात करते हैं चोल। देखिए एक चोल हम पढ़े थे संगम काल में, दूसरा चोल हम पढ़ेंगे ये तंजौर, जो दक्षिण भारत का तंजौर है, तमिलनाडु का इलाका है, वहाँ पे चोल वंश का शासन हुआ था 871 से लेकर 1173। 871 से लेकर 1173 में चोल वंश का जो शासन चला था तंजौर में। कहाँ पे चला था, तंजौर में। तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। तंजौर क्या थी, चोल वंश की राजधानी हुआ करती थी तंजौर। अभी हुआ क्या कि चोल वंश में हम देखेंगे कि चोल वंश जो सम्राट था उसका जो सबसे प्रभावशाली जो था वो नौसैनिक शासन। कौन सा शासन था, नौसेना जो था चोल वंश का सबसे शक्तिशाली नौसेना। भारतीय इतिहास में जितने भी राजवंश आएंगे उस सभी में अगर किसी के पास नौसेना अगर सबसे शक्तिशाली था तो किसके पास था, वो चोल वंश के पास था। चोल वंश में हम देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम हुआ, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र चोल जिसको हम बोलते हैं। तो ये हम देखेंगे जब चोल वंश हम पढ़ेंगे तो सभी राजा के बारे में एक एक करके हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था 916 से लेकर 1203। 916 से लेकर 1203 ईस्वी के बीच खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, जो मध्य प्रदेश का इलाका पड़ता है, रायसेन जिला के आसपास, वहीं पे खजुराहो मंदिर है। और यहाँ पे इसका निर्माण कार्य चला था। देखिए कितना वर्षों तक ये निर्माण कार्य चला था खजुराहो मंदिर का, पत्थर को काटकर बनाया गया था, तो टाइम तो लगेगा ही। अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है। भारत पर 17 बार आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा, महमूद गजनवी। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। अब देखिए महमूद गजनवी जब शुरू में आक्रमण करता था वो किसी राजा के राज सिंहासन पर आक्रमण करता था और राजा को पराजित करके वहाँ से धन को लूट के और भारत से चला जाता था। लेकिन उसको उतना धन नहीं मिल पाता था। तो उसने किसी से पूछा कि हम सुने हैं कि भारत में क्या है कि बहुत सारा धन है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये धन है कहाँ पे। तो किसी ने उसको बता दिया कि भारत का जो धन है वो कहाँ पे है, मंदिरों में रखा हुआ। तो मंदिरों पे आक्रमण करने लगा वो। तो सबसे फेमस इसका आक्रमण जो था 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण।
1025 ईस्वी में वो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ पे है? गुजरात में। सोमनाथ कहाँ पे है? गुजरात में। सोमनाथ गुजरात में है। सोमनाथ जो गुजरात में पड़ता है उस पर ये आक्रमण किया गया था और अपार धन को लूट के और यहाँ से ले गया था। कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जब लूट के ले जा रहा था तो राजस्थान और जो हरियाणा का इलाका है वहाँ पे जाट लोगों ने उनसे धन छीनने की कोशिश किया था, लेकिन उस समय महमूद गजनवी उसको कुछ नहीं बोले और बाद में जब वो अपना जो धन है उसको रख के वापस जब आया तो जाट को सबक सिखाया और उसका जो था अंतिम आक्रमण जो था वो जाटों के खिलाफ ही था। तो आज हम लोग देखें इतिहास की परिभाषा से, जो इतिहास किसको बोलते हैं वहाँ से हम लोग डिस्कशन किए और एक एक करके लिपि के आधार पर हम इतिहास को बांटे। उसके बाद हम लोग BC के बारे में चर्चा किए और कहाँ तक आज हम देखें 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी के शासनकाल तक हम लोग देख लिए कि महमूद गजनवी था भारत पर कब आक्रमण किया था, कितने बार आक्रमण किया था, वो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लेकर आएंगे तो उसमें देखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध हम देखेंगे। मोहम्मद गोरी का जब आक्रमण होता है भारत पे उस समय से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग एक बार नहीं होगा तो 2 बार 3 बार देखिए अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग तरीक़ा से हमको पढ़ा जाए और इतिहास में रुचि बढ़ाया जाए तो उससे बढ़ाने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले आपको हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है उसको याद करना पड़ेगा। याद करिए, बार बार इसको देख के याद करिए और उसके बाद नाम। 2 ही चीज़ हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है उसका टाइमलाइन और दूसरा होता है उसका नाम। अगर ये दोनों चीज़ अगर दिमाग में रहता है तो हिस्ट्री को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।